तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। और हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे थे और मैं तुम लोगों को बता दूं कि हमने मोशनल ईएमएफ के केसेस को फिनिश कर दिया था। मैंने करंट जनरेटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए थे और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ एनी कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो वो वाले केसेस कर लिए थे एंड दैट इज इक्वल्स टू, मैं तुम लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ। यहाँ पे वो आया था E इज इक्वल्स टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ऐसे आया था। एंड मैं तुमसे कहूँ कि इफ ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर कैपिटल T, इसको हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। दिस इज जस्ट लाइक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला केस था, लाइक दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला केस था एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड हर जगह था। तो यहाँ मैं तुम लोगों को बता दूं कि यहाँ पे हमने देखा था, अब देखो कभी कभी ओमेगा डिफाइन किया जाता है, कभी टाइम पीरियड। तो अगर टाइम पीरियड डिफाइन किया जाए तो हाफ बी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर कैपिटल T इंटू एल स्क्वायर, तो ये कट जाएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू बी पाई एल स्क्वायर बाई T, इसके टर्म्स में आ जाए। कभी कभी फ्रीक्वेंसी डिफाइन की जाती है, इफ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ये वाली इक्वेशन फर्स्ट आई, ये इक्वेशन सेकंड आई। नाउ अगर मैं ये प्लेस कर दूं इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 आएगी E इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल स्क्वायर। तो यहाँ से ये कट जाएगा, दिस इज बी पाई एफ एल स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है ना। तो अगर ओमेगा डिफाइन किया जाए तो ओमेगा के टर्म्स में लिख सकते हो, टाइम पीरियड डिफाइन किया जाए तो टाइम पीरियड के टर्म्स में लिख सकते हो, और अगर फ्रीक्वेंसी डिफाइन की जाए तो फ्रीक्वेंसी, मतलब फॉर्मूला एक ही है लेकिन एक चीज़ के 3 तरीके। तो जिस फॉर्म में तुम्हारा आंसर हो तुम उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की 2 इक्वेशन अप्लाई करने के बाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ये सब समझने के लिए, और देखो इसको और डिटेल में देखते हैं। देखो एक बात को और समझते हैं, और मैं तुम लोगों को बता दूं कि अगर मैं मान लूं कि मेरे पास ये है, जैसे मान लो ये कोई व्हील है, ठीक है, और इसमें बहुत सारी स्पोक्स हैं, ठीक है। जैसे तुमने व्हील देखा होगा, साइकिल का व्हील होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी स्पोक्स होती हैं, ठीक। तो मान लो हर एक स्पोक की लेंथ जो है वो L है, और ये या रेडियस R भी मान सकते हैं, और इसको घुमा रहे हैं ओमेगा से, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड हर जगह है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज एवरीवेयर इनसाइड मैंने मान लिया, ठीक। तो ये पूछा जाता है कि इसमें टोटल मोशनल ईएमएफ, क्योंकि इसमें भी देखो कंडक्टर हैं ये, ठीक है, एक इधर रिम पे कनेक्टेड है, एक ये मान लो कहीं सेंटर, ये पॉइंट ए मान लो, बहुत सारे कंडक्टर हैं, दे आर जस्ट लाइक रोटेटिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो वही वाला केस बनेगा, मान लो 100 स्पोक्स हैं, ठीक है, 100 स्पोक्स हैं इसमें, लेट 100 स्पोक्स, ठीक। तो देखो हर एक कंडक्टर उसी तरीके से घूमेगा, तो एक कंडक्टर का ईएमएफ E इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा, ओमेगा से ही घूम रहा है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, दिस इज द EMF ड्यू टू 1 स्पोक, ठीक है। तो कितनी स्पोक्स हैं, 100, तो 100 की वजह से कितना आएगा, तो टोटल EMF इज इक्वल टू, टोटल EMF 100 टाइम होगा क्या, नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हर एक स्पोक एक तरीके से पैरेलल में है, दीज आर लाइक पैरेलल सेल्स, ठीक है, दिस इज पैरेलल सेल्स, ठीक है। तो पैरेलल सेल्स इसमें ऐसे है, V क्रॉस B, ये हायर पोटेंशियल बनेगा, तो ऐसे करके बनेंगे हर एक स्पोक ऐसी बनेगी, तो ये सब पैरेलल सेल्स हो जाएंगे। और तुम लोगों को याद है कि पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा जाता, किसी एक का जितना होता है वही हो जाता है। तो टोटल EMF इज ऑल्सो इक्वल्स टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तुमको याद रहे, नंबर ऑफ स्पोक्स पे ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये हो गया, और देखो इसकी जगह अगर मैं कोई भी ये वाला केस ले लूँ, मान लो एक डिस्क है, लेट अस सपोज दिस इज डिस्क, ठीक है, डिस्क है, हर जगह मास है, एंड दिस इज कंडक्टिंग डिस्क,
मान लो अपने पास दिस इज कंडक्टिंग डिस्क। अब ये जो कंडक्टिंग डिस्क है इसकी रेडियस कुछ डिफाइन कर सकते हैं, आर डिफाइन कर दो, और इसको उसी तरीके से ओमेगा से घुमा रहे हैं और हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है अपने पास, एंड दिस इज, ठीक है, हर जगह। अब इसके लिए कितना होगा, तो ऐसे एज्यूम कर लो कि ये भी वही व्हील की तरह है, उसमें 100 की जगह 1000 स्पोक्स हो जाएंगी, तो जितनी ज़्यादा क्लोज स्पोक्स हो जाएंगी तो वो एक तरीके का डिस्क फॉर्मेट बन जाएगा। तो ये वही है, अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो इसको देखो, ये सब स्पोक्स हैं नज़दीक नज़दीक, बहुत ज़्यादा नज़दीक, तो नंबर ऑफ स्पोक्स पे तो डिपेंड ही नहीं करता। तो इसका भी टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड जो आएगा इस पूरे के कारण वो भी होगा हाफ बी ओमेगा, एल स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। तो कौन से केसेस हैं, किस में क्या लगाना है, तो वो तुमको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूँ, इसको तो हटा देते और देखते हैं, मान लो मैं तुमसे कहूँ कि ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि मान लो ये कोई रिम है और ये कोई रॉड है, ठीक है, एकदम सेंटर से जा रही, और सेंटर से अगर ये जा रही है लाइक, ठीक है, एक रिम है, दिस इज रिम, और ये रॉड है, इसकी लेंथ मान लो एल है, रेडियस टाइप की है, एकदम सेंटर से जा रही, दिस इज सेंटर ऑफ दिस रिम, ठीक। तो रेडियस एल हो गई, ये रेजिस्टेंस आर है, इसका स्मॉल आर, इसका भी स्मॉल आर, मतलब ये जो रॉड है, पहली रॉड ये मान लो, दूसरी रॉड ये मान लो, ठीक है, दो रॉड हैं और दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों के रेडियस तो लेंथ तो एल ही है रेडियस के बराबर, बाकी आर, स्मॉल आर इज द रेजिस्टेंस, स्मॉल आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रॉड, ठीक है, स्मॉल आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रॉड। अब इसको घुमाते हैं, ठीक है, और अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है, इसको ओमेगा से घुमाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड हर जगह है, ठीक है, और किधर है, इनवर्ड, ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज परपेंडिकुलर इनवर्ड बी है, ठीक। तो क्वेश्चन ये है कि बताओ इसमें कितना करंट होगा रेजिस्टेंस आर में। तो एक बात समझ में आएगी कि ये कंडक्टर है, ठीक है, अब इसको घुमाओ, इसको ऐसे घुमाओगे तो इसमें V, देखो ये एक कंडक्टर देख लो, एक रॉड, ठीक है, और इसको ऐसे घुमाओ तो इसका V किधर, ऊपर, तो V क्रॉस V, ये हायर पोटेंशियल, दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो कहने का मतलब कहानी कुछ ऐसी बनेगी, ऐसे ही इसमें घुमाओ, अगर दूसरे वाले को देखोगे तो उसकी वेलोसिटी किधर होगी, उसकी वेलोसिटी इधर होगी, तो V क्रॉस V, उसमें भी इधर वाला हायर पोटेंशियल, इधर वाला लोअर पोटेंशियल, ठीक है। इसके लिए ये बनाया, इस वाले के लिए ये बनाया, ठीक है। तो अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो इसको मैं थोड़ा सा रीड्रॉ करूं तो ये मैं ऐसे बना सकता हूं, ऐसे कर लिया और लाइक दिस सेंटर, तो ये रहा हायर पोटेंशियल, ऐसे हायर पोटेंशियल तो इधर वाला, ये सेंटर वाला, और इसमें भी हायर पोटेंशियल सेंटर के साइड वाला है, ठीक। बाकी ऐसे बना सकते हैं, बाकी रेजिस्टेंस भी लगाना है तो वो भी लगा लो यहीं पे, ठीक। रिम का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस हैं वो मैंने डिफाइन कर दिए, ये स्मॉल आर और ये मान लो ई और ये ई, ये तो बराबर ही होंगे ई। अब ई तो तुम जानते हो, ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू तो वही हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर हो जाएगी, ये सबको पता है, ठीक है। लाइक एक स्पोक है ये, ठीक है, उसी की तरह स्पोक है ना, जैसे मैंने स्पोक्स वाला केस लिया था। अब इसको देखो, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ से इसे कनेक्ट कर लो, एक रेजिस्टेंस ये रहा, अब ये पॉइंट सी मान लो, ठीक। अब यहाँ से ऐसे करके, अब देखो इनके बीच में तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो दोनों एक ही पॉइंट हो गए, तो इसको ऐसे सीधे नीचे कनेक्ट कर दो लाइक दिस, यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ही इधर वाले को ऐसे कनेक्ट कर लो, इसको भी ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब तुम इसमें करंट निकाल सकते हो कि नहीं, ठीक है। दो सेल हो गए, एक जैसे हो गए, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने में कोई देर लगेगी, देखो कैसे, अगर तुम इसको भी करो तो ई इक्विवेलेंट निकालो। ई इक्विवेलेंट क्या होता है, पैरेलल सेल से, पैरेलल सेल वाले फॉर्मूले से। तुम्हें तो बहुत सारे तरीके मैंने इलेक्ट्रिसिटी से कहा है, अगर इलेक्ट्रिसिटी भूल गए हो तो वापस जाके उस टॉपिक को देख लेना, रिवाइज कर लेना। अदरवाइज फॉर्मूला क्या था, E1R1 प्लस E2R2 ओवर R1 प्लस R2, अगर दोनों सेम है तो ER प्लस ER ओवर 2R
तो 2ER, तो E ही आ जाएगा, E इक्विवेलेंट, ठीक। और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इन दोनों का पैरेलल, तो पैरेलल में होता है R1 R2 ओवर R1 प्लस R2, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, दिस इज R/2, ठीक है। तो सिंपल, अब ये डायग्राम कन्वर्ट होके कैसा आ जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। R रेजिस्टेंस एक्सटर्नल ऐसे ही रखो, ये R/2 हो गया और ये E हो गया, और E की वैल्यू ये है, ठीक है। अब तो करंट निकालने में देर नहीं लगेगी, करंट कितना आएगा, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये रोटेशन पे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मिल गया। कैसे किया, ये दोनों पैरेलल सेल की तरह बिहेव करेंगे, वो देखो वहाँ पे, और पैरेलल सेल बन गए तो अपना सर्किट इक्विवेलेंट बनाओ, सर्किट इक्विवेलेंट बनाओ, फिर पैरेलल सेल का फॉर्मूला लगा के टोटल इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल लो, इक्विवेलेंट इनका रेजिस्टेंस निकाल लो, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहा, बाकी सब कुछ वैसे कर दिया। देखो सिंपल, ठीक है, कर सकते हो ये काम, देखो ध्यान से। बिठा देते हैं। अगर मान लो ये वाला केस तुमको बता दिया और एक दो केस तुमको बताते हैं। देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरे पास ऐसी सिचुएशन है, मेरे पास जो सिचुएशन है उसमें क्या है कि मेरे पास ये मान लो ये अजीबोगरीब शेप का एक वायर है, ठीक, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज बी, और इसको ऐसे रोटेट करा रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड इज एवरीवेयर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो चाहिए ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इज एवरीवेयर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बाई चांस नहीं भी बनाऊं तो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि भाई मैग्नेटिक फील्ड तो बनाना ही चाहिए ना। तो इसको घुमा रहा है, अब इससे रिलेटेड कितना मोशनल ईएमएफ आएगा, ठीक है। तो मोशनल ईएमएफ लिखें, तो देखो इसका शॉर्टकट तरीका ये है, क्या करना है, मोशनल ईएमएफ, ठीक है। पहले मैं, जैसे तुमने इससे पहले वाले में मोशनल ईएमएफ निकाला था चलाने वाले में, ये तो घुमाने वाला है, चलाने वाले में निकाला था, तो उसमें क्या किया था हमने, डिस्प्लेसमेंट ली थी इन दोनों पॉइंट के बीच, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट लेंगे, शॉर्टकट तरीका ये है। बाकी कैसे होगा तो ऐसे समझ लो, देखो मान लो ये है कोई, ठीक है, जैसा भी था ये ऐसे है, तो इसको पहले पूरा कर लो, और अगर तुम पूरा कर लोगे, मान लो ये पॉइंट ए और बी और इनके बीच की लेंथ एल बन गई, और तुमने पूरा कर लिया, तो ये रीजन बना, इससे एसोसिएटेड फ्लक्स कभी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है, इसको यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, और इससे एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो फिर इसमें कोई भी टोटल नेट ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। मीन्स इफ वी कंप्लीट द लूप, ठीक है, देन टोटल ईएमएफ विल बी ज़ीरो। तो टोटल ईएमएफ ज़ीरो होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जितना ये अजीबोगरीब टाइप का जो था उससे एसोसिएटेड जितना आ रहा था उतना ही इससे आया होगा, तब जाके दोनों ने मिलके ज़ीरो किया। अगर अकेला होगा तो आएगा, तो जितना इससे आएगा उतना ही ये दूसरे वाले से आना चाहिए, तभी तो दोनों को मिला के ज़ीरो होगा। क्योंकि अकेला है तो आएगा, लेकिन जैसे ही तुमने इसको पूरा किया, एक लूप बनाया, अभी लूप नहीं था पहले, तो जैसे ही तुमने लूप बनाया तो ज़ीरो हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ अगर इसमें +5 आया तो इसमें भी उतना ही आया होगा, ठीक है। तो देखो कैसे आया होगा, ऐसे समझना, ठीक है। मतलब अगर तुमने मान लो ये कंडक्टर लिया और इसको ऐसे कंप्लीट कर दिया, तो जितना इसमें आया ऐसे किधर की तरफ आएगा, ऐसे घुमा रहे ना, ठीक है। तो वी ए से वी क्रॉस बी, ये हायर पोटेंशियल बनता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसे जितना इसमें आया होगा उतना ही इसमें भी ऐसे ही आएगा, बिल्कुल। यू कैन रिप्लेस दिस इरेगुलर फॉर्म वायर बाय द स्ट्रेट वायर ए बी लाइक डिस्प्लेसमेंट। तो सीधी सी बात है, अगर मैं कहूँ ये E1 और ये E2, तो यहाँ से KVL लगाओ, यहाँ से पॉइंट A B इधर से लगा लो, ऐसे करके ना, ऐसे इधर से घूमते हुए पूरे लूप में लगा लो। तो यहाँ से बढ़ोगे तो -E2 और घूम के आओगे तो प्लस का E1, और ज़ीरो तो है ही है, तो सबको पता है ज़ीरो, तो E1 बराबर E2 होगा।
तो कहने का मतलब दोनों का एक जैसा आएगा। अब वो डायरेक्शन अगर पोलैरिटी तुमको याद नहीं रहे तो तुम किसी भी डायरेक्शन मान लोगे, लेकिन फिर अपने आप डायरेक्शन तुमको मिल जाएगी। ठीक, अगर तुमने इसकी पोलैरिटी ये माइनस वाली इधर प्लस वाली इधर मान ली तो ये वाला प्लस का आता, फिर उधर जाके माइनस में मतलब उल्टा करना पड़ता। ठीक, तो मेरी बात सीधी सीधी ये है कि अगर ऐसा वाला भी है तो रिप्लेस करो, जैसी डायरेक्शन इसमें वैसी ही डायरेक्शन इसमें, एक जैसी डायरेक्शन दिख रही ना, खुद ही पता चल जाए, उसको हटाओ और सीधा वायर मान लो, सीधा कंडक्टर मान लो। ठीक है, तो कहने का मतलब वी कैन रिप्लेस, तो ऐसे समझ लो, नोट करके लिख लो, वी कैन रिप्लेस irregular wire by straight wire connecting between two ends like displacement। ठीक है, like, तो शेप पे नहीं जाना कि कैसा शेप है, हम तो सीधी सी बात लिखेंगे। तो बस अब तो सीधा वाला आ गया, तो ई एम एफ कितना आ जाएगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा। कर सकते हो ये काम, शॉर्टकट क्या, सीधी लाइन मिलाओ और जो भी उसकी लेंथ है कर डालो। ठीक है, जैसे मैं एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ इस कंसेप्ट पे। ठीक है, इसको नोट कर लो। देखो, इसी चीज़ को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ और बिल्कुल तुमको समझ में आ जाएगा, पूरा भरोसा है। और देखो, मान लो मैंने ये ले लिया, मान लो मेरे पास ये सेमी सर्कुलर टाइप का है। ठीक है, इसको घुमाओ, मैग्नेटिक फील्ड एवरीवेयर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ले लो, अगर तुम इसको ऐसे घुमाओ, एल आर, ऐसे घुमाओ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एवरीवेयर, तो इसमें कितना आएगा, इसमें यू कैन रिप्लेस बाय दिस वायर। ठीक है, अगर मैं कहूँ ये सेमी सर्कुलर था और इसकी रेडियस थी मान लो आर, तो ये कितना हो जाएगा 2r। तो आंसर कितना आएगा, ई इज इक्वल्स टू हाफ बी ओमेगा से घुमा रहे, हाफ बी ओमेगा 4r स्क्वायर। ठीक है, एल इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2r। सीधा वायर है ना ये वाला, ऐसे ही इसमें ये सीधा वायर ये बनेगा। अब ये तो 90 था, तो ये कितना आ जाएगा, एल इफेक्टिव। ठीक है, एल इफेक्टिव करके लिख लो इनको ना, एल इफेक्टिव बोल दो। एल इफेक्टिव इसमें कितना आएगा, और रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ई इज इक्वल्स टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट हट जाएगा ना स्क्वायर करने पे। ठीक है, तो जैसा भी शेप हो, यू कैन कनेक्ट एंड टू एंड पॉइंट एंड देयर इज नो नीड टू फॉलो इट्स पाथ और दिस लेंथ। We do not need this length, and we will join these two ends, and the length of this line, this dotted line, this is like displacement, the length of this line, that will give us the motional EMF. ठीक है, that is L effective, and you can do in easy way। अब आगे हटाओ। ठीक है, ठीक है, तो वो तो बेसिक सी कहानी है, बेसिक मैथमेटिक्स है, उतना तो तुम कर सकते हो। अब मैं बात तुमसे करता हूँ कुछ और देखो ये क्वेश्चन इस पे और बताते हैं कि मान लो ये है, ठीक है, और ये इस पे सेमी सर्कुलर जोड़ दिया। ठीक है, अच्छा बन जाए तो बुराई तो नहीं है ना कुछ। देखो, मैं तो तुमसे कहता हूँ ये रेडियस आर और ये मान लो एल। ठीक है, और ऐसे घुमाऊं, मैग्नेटिक फील्ड एवरीवेयर, तो क्या करना, ऐसे। तो इफेक्टिव लेंथ क्या आएगी, इससे रिलेटेड निकालो। इफेक्टिव लेंथ तो अलग से बना दे रहा हूँ जिससे तुमको ऐसा ना लगे कि क्या दिया था हम तो भूल ही गए। देखो ऐसे, दिस विल बी इफेक्टिव लेंथ, दिस इज इफेक्टिव लेंथ, और ये इफेक्टिव लेंथ कितनी आएगी, दिस इफेक्टिव लेंथ इज लाइक दिस इज, ये कितना 2r, ये कितना l, तो ये कितना, दिस इज रूट में एल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। सही है ना,
सीधी ये लाइन मिलाओ, ये राइट एंगल बनेगा ऐसे, राइट एंगल ट्राइंगल, तो E इज इक्वल्स टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, ठीक है। दिस इज स्मॉल r स्क्वायर। कर सकते हो ये काम, जैसा भी शेप दिया जाए तुम्हारा काम है उसको निपटा देना। और देखो अगर मान लो मैं तुमसे कहूँ ये है मेरे पास एक कंडक्टर और यहाँ इसके अबाउट इसको घुमा रहे हैं, ठीक है, ये एकदम सर्कुलर लूप है, दिस इज पॉइंट ए बी सी एंड डी, वो मान लो, ठीक। तो ऐसे घुमा रहे हैं, वी ओ माइनस वी बी बताओ, ठीक है, और वी ओ माइनस वी ए बताओ, और वी बी माइनस वी सी बताओ। कुछ क्वेश्चन पूछ लिए 2-3, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, वैसे ही घुमा रहे हैं, तो देखो कैसे निकालेंगे ये, इसका मैं लगभग लास्ट ही क्वेश्चन है ये, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा। एक बात बताओ, अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में निकाला जाए तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सीधी सीधी बना लो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा। अब हायर पोटेंशियल तो सबको पता है, ऐसे करके घुमा रहे हो तो ये सीधी लाइन ये आई, ठीक, तो ये वाली सीधी लाइन अगर तुम मिलाओगे तो कितना आ जाएगा। हायर पोटेंशियल तो यही बनेगा ना, ओमेगा ऐसे तो ऐसे घुमाओ, वी क्रॉस बी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ठीक है, तो वी ओ माइनस वी बी इक्वल्स टू हाफ बी ओमेगा, दिस इज, इसकी रेडियस डिफाइन कर लो, दिस इज रेडियस आर, तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा, लिख सकते हो। ऐसे ही वी ओ माइनस वी ए कर सकते हो, वी ओ माइनस वी ए, ये सीधी लाइन ये वाली, तो कितना आएगा, हाफ बी ओमेगा, वो वाली लाइन कितनी, √2r, उसका स्क्वायर करके आ जाएगा, ठीक है। अगर मैंने वी बी माइनस वी सी पूछ लिया तो वी बी माइनस वी सी निकालने का तरीका है, पहले तो वी ओ माइनस वी सी निकालो, क्योंकि जिस पॉइंट के अबाउट घुमाओगे वो कंसीडर करना है, डायरेक्ट नहीं निकाल देना कि इन दोनों के बीच की लेंथ ले ली बी सी के लिए, वी बी माइनस वी सी का तो ये वाली लेंथ ले ली, वो पिछले वाले कंसेप्ट की तरह की जो हिंज पॉइंट है जिसके अबाउट घुमाते वही लेते हैं, ठीक है। तो वी ओ माइनस वी सी निकालो, फिर वी सी भी मिल जाएगा और वी बी मिल जाएगा, इन दोनों से आ जाए तो वी ओ माइनस वी सी तो वही है, दिस इज हाफ बी ओमेगा, और ये वाली लेंथ कितनी, दिस इज √2l, दिस इज √2l, √2l की जगह r है ना, तो r लिख लेते हैं, √2r का स्क्वायर। अब तुम देख लो क्या चाहिए, वी बी माइनस वी सी, तो वी बी माइनस वी सी चाहिए तो हम ऐसे लिखेंगे, वी बी प्लस का चाहिए वी सी माइनस का, तो इसमें से इसे करो सब्ट्रैक्ट, तो वी ओ माइनस वी बी में से कम किया वी ओ माइनस माइनस प्लस का वी सी, ठीक है। चलो ऐसे लिख देता हूँ, माइनस और माइनस, ऐसे ऐसे लिखने में कोई बुराई नहीं, इसमें से इसे कम कर रहा हूँ मैं, तो सबको पता है ये माइनस होगा तो कट जाएगा माइनस प्लस, और माइनस का वी बी और प्लस का वी सी ये कहाँ पूछा, सही कर लेते हैं, वी बी प्लस का चाहिए ना, तो इसमें से इसे कम करो, तो वी ओ माइनस वी सी माइनस वी ओ माइनस वी बी, इसमें से इसे कम कर लिया, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ है, इसमें से इसे कम कर लो, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि ये तो प्लस का चाहिए ना, ये माइनस का चाहिए तो ये माइनस का दिखेगा, तो ब्रैकेट ओपन करो, वी ओ माइनस वी सी पहले कितना है वो वैल्यू लिख लो, हाफ बी ओमेगा 2r स्क्वायर माइनस वी ओ माइनस वी बी कितना है, हाफ बी ओमेगा 4r स्क्वायर, तो भाई साहब ये माइनस वाला ज़्यादा है ना, तो माइनस का बी ओमेगा r स्क्वायर, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, दिस विल बी वी बी माइनस वी सी, ठीक है। तो कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में पूछा जाए तो तरीके से निकालना है, एक हिंज पॉइंट को कंसीडर ही करना है और डायरेक्ट नहीं निकालना है, और डायरेक्ट बाद में कैसे निकालना है, बाद में उन इक्वेशन का यूज़ करना है, ठीक है। जैसे मुझे वी बी माइनस वी सी चाहिए तो ये दोनों
बी और सी में से कोई एक हिंज पॉइंट नहीं है, तो मैं सीधे यहाँ से यहाँ निकालूँ, यहाँ से यहाँ निकालूँ, तब मुझको मिलेगा। अगर मैं ए और सी के बीच में निकालूंगा तो मैं इसमें से इसे करूँ, इसमें से इसे करूँ, फिर वो कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, सही है, इसको मिटा देते हैं। अब बारी है सेल्फ इंडक्टेंस की, कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या है। तो सेल्फ इंडक्टेंस मुझको निकालना पड़ेगा। एंड व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस? दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस, तो देखो सेल्फ इंडक्टेंस क्या है उसको समझने के लिए, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस एक जैसी है। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस, देखो सेल्फ इंडक्टेंस, ये मान लो कोई कॉइल है लाइक सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड एक कॉइल है, एक वायर है जिसको राउंड राउंड ऐसे कर दिया जाए स्प्रिंग टाइप में, तो वो बन जाता है सोलेनॉइड या फिर इंडक्टेंस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंडक्टर। ठीक है, ये क्या है? इंडक्टर। सोलेनॉइड बोल सकते हो, कॉइल बोल सकते हो, इंडक्टर बोल सकते हो, जो चाहे वो तो नहीं बोल सकते, लेकिन जितने मैंने नाम बताए उनमें से कोई ना कोई तो बोल ही सकते हो। ठीक है, तो देखो एक बात और समझो, सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन सुनो पहले तो, कि प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द चेंज in current in it by developing EMF, by developing EMF। ठीक है, मतलब किसी भी कॉइल की वो प्रॉपर्टी, किसी भी कॉइल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो कॉइल अपने अंदर करंट के चेंज का अपोज करे, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, देखो अब एक बात समझती है कि मान लो मेरे पास ये कॉइल है, ठीक, और मैंने इसमें एक बैटरी लगाई, और बैटरी लगाने के बाद अभी इसमें ना करंट को मैं बढ़ा रहा हूँ, करंट इसमें इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब क्या होता है, देखो एक बात और समझो अच्छे से, जब कोई रजिस्टर सर्किट में लगाया जाता है बैटरी के अक्रॉस, तो वो जो रजिस्टर है वो इमीडिएट करंट मैक्सिमम कर देता है। जैसे 10 एम्पियर का करंट हो सकता है किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो वो इमीडिएटली 10 एम्पियर हो जाएगा। बट जैसे ही तुम कोई कॉइल लगाते हो तो वो अगर उसमें मैक्सिमम करंट 10 एम्पियर हो सकता है, तो एक बात लिख लो, नोट कर लो, याद कर लो कि वो 10 एम्पियर का इमीडिएट नहीं हो सकता, इट टेक्स सम टाइम। वो टाइम जैसे तुमने कैपेसिटर में पढ़ा था कि चार्ज धीरे धीरे बढ़ता है, करंट धीरे धीरे बढ़ता है, तो ये वो धीरे धीरे वाला जो टाइम है वो मिली सेकेंड्स में ही होता है, लेकिन इसको काउंट किया जाता है। ठीक, तो कहने का मतलब एक बात समझ लो, वो मिली सेकेंड ये मत सोचना कि इग्नोर करने के लायक है। सीधी सी बात ये है कि कहीं पे भी किसी भी कॉइल में जब भी तुम उसको बैटरी से कनेक्ट करोगे तो इट टेक सम टाइम टू गेट द मैक्सिमम करंट इन दैट कॉइल, मीन्स थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। ठीक, तो भाई करंट 0 से बढ़ेगा, मान लो 10 एम्पियर तक करंट को जाना है, तो करंट 0 से बढ़ेगा, 0 से 1 होगा, 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, तो करंट बढ़ रहा है। तो इस कॉइल की अपनी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो बढ़ने का अपोज करेगा, और वो ईएमएफ एक डेवलप कर देगा, और वो ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अपोज करेगा। अगर मान लो मेरे पास एक कॉइल है और मैं उस कॉइल में किसी भी तरीके से मैं करंट को कर रहा हूँ डिक्रीज, इसमें इंक्रीज किया था, इसमें डिक्रीज का, तो करंट जो इसमें फ्लो हो रहा है वो जो डिक्रीज होगा तो इसके सपोर्टिंग डायरेक्शन में, मतलब डिक्रीज होने का अपोज होगा। डिक्रीज होने का अपोज कैसे होगा कि अगर भाई साहब करंट डिक्रीज हो रहा है तो उसी डायरेक्शन में करंट दे दो, ये उसके कम होने का अपोज हो गया, मतलब उसने मेंटेन करने की कोशिश की उसको। ठीक, तो अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो उसी डायरेक्शन में करंट देना शुरू कर देगा जो इसके अंदर ईएमएफ डेवलप होगा। अगर करंट बढ़ रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन, बढ़ने का अपोज,
कम होने का अपोज, दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, दिस इज द सेल्फ इंडक्शन, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, जो भी नाम दिए जाए, ठीक है। तो किसी भी कॉइल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण कॉइल अपने अंदर करंट के चेंज का अपोज करती है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए कॉइल, ठीक है। अब देखो एक बात को और समझते हैं कि ये तो डेफिनेशन होगी, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसकी कहानी को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। देखो क्या कि अगर मान लो कि टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी कॉइल, total flux associated with any coil, this is total flux associated with any coil, this is directly proportional to the current flows in that coil, that is directly proportional to I is the current, this is current, कि किसी भी coil में उससे एसोसिएटेड जो टोटल फ्लक्स होगा, ठीक है, तो उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है इस पर डिपेंड करेगा। भाई अगर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो इससे एसोसिएटेड सोलेनाइड है, सोलेनाइड में अगर मैं तुमसे कहूँ सोलेनाइड से एसोसिएटेड फ्लक्स निकालो तो कुछ देर लगेगी, क्योंकि सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जानते हैं, उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर लो, उसके नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो वो टोटल फ्लक्स आएगा। देखो जैसे मेरे पास ये सोलेनाइड है, ठीक है, अगर मैं इसका करंट फ्लो कराऊँ तो इसके अंदर सेंटर पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा एकदम बीच में, अब उसको इस लूप के एरिया से मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो फ्लक्स बन जाएगा, और फ्लक्स एक से एसोसिएटेड जितना होगा तो 5 टर्न है तो 5 गुना हो जाएगा, 100 टर्न है तो 100 गुना हो जाएगा, और ज़्यादातर सोलेनाइड में तो 5,000 टर्न्स होते हैं, ठीक है, तो वो 5,000 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अगर करंट 0 होगा तो कोई नहीं आएगा फ्लक्स, करंट जितना बढ़ाते जाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, उतना फ्लक्स बढ़ेगा। तो फ्लक्स एसोसिएटेड with any coil, total flux, that is I am talking about the total flux, that is not any individual loop flux, ठीक है, complete flux with any coil, total flux with any coil associated with any coil is directly proportional to I, तो यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटेगा और m नहीं आता है इसमें, ये जल्दबाजी में लिखा गया, तो आता है L, and this L is called, L is a constant and this is called coefficient of self induction और self inductance of a coil, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल या फिर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। देखो अगर मैं तुमसे कहूँ इसको देखो तो फाई ओवर आई, पहली डेफिनेशन आ गई। अगर मैं किसी भी कॉइल का तुमसे सेल्फ इंडक्टेंस पूछूंगा तो तुम उससे एसोसिएटेड टोटल फ्लक्स निकालोगे, और टोटल फ्लक्स निकालने के बाद दिस इज टोटल फ्लक्स, वो ऊपर जो लाइन लिखी है टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट, तुम एल निकाल सकते हो। एक बात और, जैसे कि कैपेसिटर में हमने देखा था कि कोई जो कैपेसिटर होता था उसकी कैपेसिटी वोल्टेज पे Q इक्वल टू सी वी, ऐसी इक्वेशन आती थी, Q इक्वल टू सी वी, ठीक है, तो C इक्वल टू क्या होता था Q ओवर V, तो कैपेसिटी चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती थी, कैपेसिटी चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती थी, क्यों? क्योंकि कैपेसिटी या कैपेसिटेंस जो किसी भी कैपेसिटर का होता था दैट इज अ कांस्टेंट, दैट इज बाउंडेड बाय द अरेंजमेंट, कैसे करके उसको बनाया गया है। ऐसा नहीं कि उसमें चार्ज नहीं होगा तो उसकी कैपेसिटी नहीं होगी। जैसे मैंने बताया था एक बाल्टी है, उस बाल्टी में पानी नहीं है, 10 लीटर की बाल्टी है, अगर उसमें पानी नहीं है तो ऐसा नहीं उसकी कैपेसिटी कम हो गई। 5 लीटर पानी भरा तो ऐसा नहीं 5 लीटर होगी, कम चार्ज भरा तो कम कैपेसिटी नहीं होगी। सिमिलर अगर कम करंट होगा तो ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा आ जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, दिस इज अ कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन, ये बात तुमको याद रहे, बिल्कुल फंडामेंटल बात है। तो एक तो सेल्फ इंडक्टेंस निकालने का तरीका ये रहेगा, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस को चाहे मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज अ कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन शेप, number of turns, area of loop,
इस तरीके से इन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, ना कि फ्लक्स पे और करंट पे। अगर किसी में करंट फ्लो नहीं भी कराओगे, फ्लक्स नहीं भी होगा, तो भी उसका सेल्फ इंडक्टेंस उतना ही रहेगा जितना कि उसमें करंट फ्लो होने के बाद आएगा, ठीक। तो एक तो तरीका ये रहा। दूसरा तरीका क्या है कि इफ़ हम ये इक्वेशन यूज करें E इक्वल्स टू डी फाई ओवर डी टी, मैग्नीट्यूड में कर रहा हूँ, तो E इक्वल्स टू डी ओवर डी टी, फाई की जगह एल आई लिख सकते हैं, तो E इक्वल्स टू एल डी आई ओवर डी टी, तो यहाँ से L इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, E ओवर डी आई ओवर डी टी। देखो एक तो डेफिनेशन ये बनी थी पहली वाली कि अगर किसी भी कॉइल में यूनिट एम्पियर का करंट फ्लो कराया जाए, ये तुम लिखना, यूनिट एम्पियर का करंट फ्लो कराया जाए तो उससे एसोसिएटेड जितना फ्लक्स होगा दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू द सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू द फ्लक्स of that loop, that coil, that inductor if unit current flows in that loop। एक तो वो है। अगर मैं करंट को चेंज करना शुरू करूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट से डिफाइन करूँ, तो ये वाली डेफिनेशन बन जाएगी। दिस इज सेकेंड डेफिनेशन, ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। सेकेंड डेफिनेशन क्या है कि इफ डी आई ओवर डी टी इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन L इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ लिखूंगा और तुम भी याद कर लोगे कि इफ करंट चेंजेस एट द रेट 1 एम्पियर पर सेकेंड, then EMF induced is equals to self inductance, ठीक है। तो ये डेफिनेशन तुम लिख सकते हो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर किसी कॉइल में यूनिट रेट से करंट चेंज, देखो करंट चेंज होता है तब तो EMF आता है, करंट कांस्टेंट होता है तो नहीं आता है। तो करंट कांस्टेंट था तो फ्लक्स के टर्म्स में डिफाइन किया, अगर करंट चेंज हुआ तो यूनिट रेट से चेंज होगा, तो जितना उसके अंदर ईएमएफ डेवलप होगा, जितना उसके अंदर ईएमएफ डेवलप होगा तो हम कहेंगे दैट ईएमएफ इज इक्वल्स टू सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दैट कॉइल, ठीक है। तो किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं और वो आसानी से, ठीक है। देखो और कुछ करते हैं, कुछ एक दो कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस निकालते हैं, ठीक है, जो मैंने डेफिनेशन बताई। और ध्यान से, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है लेकिन यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डेफिनेशन कई बार पूछी गई, यूनिट और डायमेंशन तो लिख ही सकते हो ना। अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो L इज इक्वल्स टू 5/I था, ठीक है। तो वेबर पर एम्पियर भी लिख सकते हैं। ऐसा यूनिट याद कर लो इसकी, हेनरी है, हेनरी H से दिखाएंगे, ठीक है, ऐसा यूनिट है। देखो अगर मैं तुमसे कहूँ कि मेरे पास ये एक कॉइल है सोलेनॉइड टाइप की, इसका L बताओ, ठीक है। इसके नंबर ऑफ टर्न्स मान लो, इसकी लेंथ L है, लॉन्ग सोलेनॉइड है, दिस इज लॉन्ग सोलेनॉइड, इसका L बता रहा है, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस L इसकी लेंथ है, N इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। R इज द रेडियस है, A इज द, कोई भी चीज़ डिफाइन कर सकते हैं, एरिया ऑफ लूप है, जो इसके हर एक लूप का एरिया है, चाहे वो डिफाइन कर दो चाहे उसकी रेडियस डिफाइन कर दो, ठीक है। तो कितना आएगा, तो बहुत आसान, L इज इक्वल टू 5/I था। अगर तुम 5 निकाल सकते हो तो टोटल फ्लक्स, तो सबसे पहले फ्लक्स, दिस इज फ्लक्स विद सिंगल टर्न, सिंगल टर्न से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा, दिस इज B इंटू ए। बी कितना होता है सोलेनॉइड के अंदर, μ0 N I, ए उसका एरिया,
ये फ्लक्स आ गया। बाकी मैग्नेटिक फील्ड सबको पता है लूप के तो परपेंडिकुलर ही होता है, तो एंगल तो कॉस थीटा तो जीरो, कॉस थीटा तो 1 हो जाएगा कॉस जीरो की वजह से। तो दिस इज 5 डैश टोटल फ्लक्स थ्रू सोलेनोइड, टोटल फ्लक्स निकालोगे तो कितना होगा, फ्लक्स एसोसिएटेड विद सिंगलटन नंबर ऑफ टर्न्स, तो म्यू नॉट एन आई ए, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, एन इंटू एल, तो कितना आ गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल इंटू आई, ये फ्लक्स आ गया। इस फ्लक्स को उठा के यहाँ रख दो तो एल कितना आएगा, आई से ही कट जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। देखो सेल्फ इंडक्टेंस किसी कॉइल का किस पे डिपेंड करता है, किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस इट डिपेंड्स ऑन द इनसाइड, उसके अंदर मटेरियल क्या है। अगर एयर है तो म्यू नॉट, एयर नहीं होगा कोई मटेरियल होगा तो म्यू आ जाएगा, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर मीडियम कैसा है कॉइल के अंदर, उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं उस पर डिपेंड करता है। उसका एरिया कितना है और उसकी लेंथ कितनी है, इन पे डिपेंड करता है। ऐसी कोई बात पूछी जाए तो वो इक्वेशन याद आए, ठीक है, और दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, वो एकदम नोट कर लेना, याद कर लेना। कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओरली कोई सॉल्व करने वाला नहीं, कई बार सॉल्व करने वाला सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, चल जाएगा ये। तो इसका तुमने सेल्फ इंडक्टेंस निकाल लिया। किसी भी कॉइल का तुम सेल्फ इंडक्टेंस निकाल सकते हो। एक छोटा सा क्वेश्चन और बता रहे हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं और म्यूचुअल इंडक्टेंस को देखेंगे। मान लो ये दो कर ले रहे हैं, ठीक है, मान लो ये है, देखो इसमें करंट फ्लो कराया, इसका कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन पूछा, इसकी रेडियस आर है। कैसे आएगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे सबको पता है म्यू नॉट ओवर 4 पाई करंट डिवाइडेड बाय रेडियस इंटू 2 पाई ये होता है। फ्लक्स कितना हो जाएगा, अब सिंगल लूप है तो फ्लक्स बी ए सीधे सीधे कर लो, बी ए तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई, ये म्यू नॉट ओवर 4 पाई को म्यू नॉट बाई 2 कर लो, आई ओवर म्यू नॉट बाई 2 आई ओवर आर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो फ्लक्स आ गया, कितना आया, म्यू नॉट आई पाई आर बाय 2, ये फ्लक्स आ गया। तो एल कितना होगा, एल होता है 5 डिवाइडेड बाई आई, तो 5 डिवाइडेड बाई आई कितना है, म्यू नॉट पाई आर बाय 2, ये इसका एल आ जाएगा। इसका निकालो ऐसे ही, अगर तुम इसका निकालोगे तो कैसे निकालोगे, फिर से देखो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिख लो, बी एट सेंटर, फ्लक्स कितना आएगा, बी एट सेंटर इंटू एरिया, मान लो स्क्वायर लूप है तो एरिया हो गया ए स्क्वायर, ठीक है। बी सेंटर पे लिखना आता है, मैग्नेटिज्म में सीखा है, तो एल इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई आई करके ये भी आ जाएगा। ये काम कर सकते हो, मैं वो मैग्नेटिक फील्ड निकालने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक। किसी भी बच्चे को अगर लगता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला ये केवल सेंटर पे अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा, तो वही इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होंगे, सब पॉइंट्स पे कोई नहीं निकाल सकता। इसलिए हम उसको कन्वीनियंट के लिए हम जो सेंटर पे होता है वही सब जगह मान लेते हैं, उसके आसपास हर जगह उससे थोड़ा बहुत स्लाइट वेरिएशन होता है, बट वो वेरिएशन हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर वो काउंट करना शुरू कर दिए तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएँ। तो किसी भी सिंगल कॉइल का अगर तुमको निकालना है तो उसके सेंटर पे निकालो, सेंटर वाला सिमेट्रिक पॉइंट है तो उसके आसपास भी उससे लगभग मिलता जुलता रहेगा, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, हम इसी को मान सकते हैं। तो यही रहेगा, बाकी एरिया से मल्टीप्लाई करके फ्लक्स आ जाएगा, एंड दैट इज फ्लक्स डिवाइडेड बाय आई, ठीक है। अब हम निकालते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिल्कुल ऐसे ही समझदारी से सेम डेफिनेशन मिलेंगी, सेम यूनिट डायमेंशन मिलेगी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, एम इसका सिंबल है, इसमें 2 कॉइल होंगी, ठीक है। मान लो ये कि ये कॉइल है
और इसमें हम करंट को फ्लो कराते हैं, ठीक है। इसके पड़ोस में रखी हुई एक और कॉइल होगी और इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही तुम इसमें करंट को बढ़ाओगे एक में, तो दूसरे में आएगा कुछ, मीन्स सुनो सेम डेफिनेशन कि इफ वी चेंजेस द करंट इन वन कॉइल, देन द सेकेंड कॉइल that will get some induced EMF in it and that will opposes the change in current in first। मतलब डेफिनेशन बिल्कुल वही है, लेकिन उसमें सिंगल कॉइल थी कि उसी में करंट को चेंज करते थे, उसी में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता था जो कि उसी में करंट के चेंज का अपोज करता था। लेकिन यहाँ पे हैं दो, एक में करंट को चेंज किया जाएगा, दूसरे में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा और वो उसके चेंज कर, देखो कितना अजीबोगरीब मैटर है, वो अपने में चेंज कर रहा है लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो यही तो म्यूचुअल इंडक्शन है। म्यूचुअल के लिए दो चीज़ें चाहिए ना, दो चीज़ें का मतलब दो कॉइल चाहिए, दो कॉइल का मतलब एक में चेंज करोगे तो दूसरे पे इफेक्ट पड़ेगा, दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा जो कि पहले वाले में करंट के चेंज का अपोज करेगा। तो डेफिनेशन अच्छे से लिख लेना। डेफिनेशन है इफ वी चेंज करंट इन वन, then second coil will opposes this change in current by developing some EMF in इट, ठीक है। इफ, फिर से पढ़ लो, इफ वी चेंज करंट इन वन देन सेकेंड कॉइल विल अपोजेस दिस चेंज इन करंट बाय डेवलपिंग सम ईएमएफ इन इट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स, क्योंकि दो हैं, एक में करंट चेंज हुआ दूसरे में ईएमएफ डेवलप हुआ, दिस प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक। अब देखो तो प्रॉपर्टी समझ में आ गई, यही म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इन दोनों कॉइल्स का अपना एक म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, कैसे देखो, हम कहेंगे टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी that is directly proportional to I. Phi is the total flux link in secondary and I is the current in primary, ठीक है। तो हम कहेंगे दिस फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यहाँ से यहाँ लिख लिया, ठीक। एंड दिस इज प्रोपोर्शनल साइन हटाया, कांस्टेंट लगाया, कांस्टेंट एम आया, एंड दिस एम इज कॉल्ड coefficient of self induction, coefficient of self induction, this is called। अब ये जो coefficient of self induction, यार सेल्फ क्यों लिखा जा रहा है बार बार, दिस इज म्यूचुअल coefficient of म्यूचुअल, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक। यहाँ से एक डेफिनेशन बन जाएगी कि भाई सेकेंडरी वाले से लिंक फ्लक्स निकाल लो, पहले वाले में करंट निकाल लो, उनका रेशियो कर लो तो आ जाएगा, ठीक है, तो एम आ जाएगा। दूसरा डेफिनेशन, इफ ई इज इक्वल्स टू डी फाई ओवर डी टी लगा दिया जाए तो डी ओवर डी टी, फाई इज इक्वल्स टू एम आई, तो एम इज इक्वल्स टू डी आई ओवर दिस इज इक्वेशन, तो एम इज इक्वल्स टू क्या आया, ई ओवर डी आई ओवर डी टी। ये दूसरी डेफिनेशन। एक तो डेफिनेशन लिख सकते हो कि पहले वाले करंट में अगर यूनिट, पहले वाले कॉइल में अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो
तो दूसरे वाले से एसोसिएटेड इतना फ्लक्स है दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दीज टू कॉइल्स। दूसरी डेफिनेशन क्या है, अभी पहले लिखवाई वैसी, कि पहले वाले में यूनिट रेट से करंट चेंज करो। अगर इफ वी चेंज द करंट विद यूनिट रेट इन द प्राइमरी देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दीज टू कॉइल्स। ठीक है, तो वो बिल्कुल पहले वाली डेफिनेशन है, उसी तरीके से है। ठीक, तो यूनिट लिख लो इसकी, यूनिट तो वही है, यूनिट बिल्कुल सारे डायमेंशंस यूनिट वही है, यूनिट इसकी हेनरी ही है। ठीक है, सब कुछ वही है, बस दो कॉइल हैं ये अलग है। ठीक है, तो कई बार तुमसे इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मैं तुमको वो क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन देखो ध्यान से कि म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा जाएगा तुमसे कॉइल्स के लिए। ठीक है, तो देखो ध्यान से पहला क्वेश्चन, अगर तुमसे कहा ये एक मान लो ऐसे करके सेंटर पे सिमेट्रिक ऐसे करके एक स्क्वायर लूप रख दिया, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो करा दिया, कहा इनका एम बताओ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल कितना आएगा, इस सर्कुलर कॉइल का सबको पता है μ0/2 I/R, यही होता है अगर इसकी रेडियस को मैं R डिफाइन कर दूं। ठीक है, अब फ्लक्स, भाई इसमें करंट फ्लो कराया तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स देखो, यही तो म्यूचुअल इंडक्शन का तरीका था। तो फ्लक्स विद स्क्वायर लूप, तो फ्लक्स कितना आएगा, फ्लक्स आएगा B इंटू ए से, तो B कितना μ0/2 I/R इंटू ए स्क्वायर, ये तो फ्लक्स आ गया। अब M कितना होगा, फ्लक्स डिवाइडेड बाय I, तो फ्लक्स डिवाइडेड बाय I कितना, दिस इज इक्वल्स टू, यहीं से लिख लो μ0A²/2R, μ0A²/2R हो जाएगा, कर सकते हो ये काम। कुछ भी कर लो, अगर मैं इसमें ये कर दूं, मान लो दूसरा क्वेश्चन कि मैं कहूँ ये ऐसे और यहाँ पे सेंटर पे ये रख दिए एकदम, तो सबको पता ये A और ये रेडियस R, तो निकाल सकते हो, इसमें करंट फ्लो करा लो। देखो कभी कभी तुमको ना करंट नहीं दिया जाएगा, तो कन्वीनियंस के लिए क्या करना है, याद रखना कि करंट कभी कभी नहीं दिया जाएगा। मैंने कहा था कि करंट से मतलब नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस का करंट से मतलब नहीं है, वो तो उस अरेंजमेंट के लिए होता है। करंट फ्लो करा के हम उसको मेज़र करते हैं कि करंट फ्लो करा के फ्लक्स कितना आया, और उस फ्लक्स से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि करंट फ्लो कराएंगे नहीं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा नहीं, होगा, हम मेज़र नहीं कर पाएंगे। तो हमारे मेज़र करने का तरीका है ये। तो ऐसे ही इसमें देखो, अगर मैं करंट नहीं दूं और मैं कहूँ इन दोनों अरेंजमेंट का कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो, तो तुम्हें अपनी समझदारी से करंट एज्यूम करना होगा। करंट एज्यूम करना जिसमें आसान हो, तो इसमें आसान है, इसके कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना आता है सबको। ठीक है, और वहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिख लोगे, फिर πr² से मल्टीप्लाई करके फ्लक्स बन जाएगा, और फ्लक्स को करंट से डिवाइड कर लोगे तो आ जाएगा m। ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो कराया तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स मेजर किया, और यही डेफिनेशन है कि एक में करंट फ्लो कराओ तो दूसरे से एसोसिएटेड फ्लक्स लिखो। ठीक है, तो ये काम कर सकते हैं। अब मैं तुमसे दो और पूछूंगा। देखो, अगर मान लो मेरे पास ये एक लूप है,
और इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक मैंने लूप रख दिया, स्क्वायर लूप, ऐसे। स्क्वायर लूप, ठीक है। और ये रख दिया ऐसे, ठीक है। ए इसकी रेडियस आर। अब कहा मान लो ये भी डिस्टेंस आर ले ली, आर डिस्टेंस पे रखा है इसके एक्सेस पे। कहा इनके बीच में एम बताओ, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो इनके बीच में एम निकालने के लिए देखो क्या करना है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऊपर होगा और इसका एरिया वेक्टर भी ऊपर। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालो, C2, इसका सेंटर C1, B एट C2, ठीक है। कितना आएगा, B इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, एक्सेस वाला फॉर्मूला, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई एन आई, एन तो एक है, 2 पाई एन आई आर स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक। अब x इज इक्वल टू कितना है, r, तो b इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर और आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, तो 2 की पावर 3 8, दिस इज 2√2 बन जाएगा, 2√2 बन जाएगा। और आर स्क्वायर तो नीचे आएगा आर क्यूब, तो b इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 2 आई ओवर 2 और 2 हो जाएगा 4√2 और नीचे आ जाएगा आर। मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, तो फ्लक्स कितना आएगा, b इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। और m इज इक्वल टू क्या आएगा, m इज इक्वल टू आएगा 5 डिवाइडेड बाय i, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 5 कितना है, म्यू नॉट आई ओवर 4√2 आर इंटू ए स्क्वायर और नीचे है आई, ठीक है। तो आई से आई तो कट जाएगा, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट ए स्क्वायर ओवर 4√2 आर। इस तरीके से निकालना पड़ेगा, ठीक। ये हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड निकाला, फिर फ्लक्स निकाला, और फ्लक्स निकालने के बाद आई से कर दिया डिवाइड, ठीक है। तो ये आ गया। अब मान लो थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। इतना काम तो कर सकते हो आसानी से, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। ये तो आ गया, इसको हटाओ। अगर मान लो ये ऐसे है, मैं ऐसे घुमा दूँ ऐसे और 60 डिग्री घुमा दूँ, इफ़ स्क्वायर लूप इज रोटेटेड बाय 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है ना ये, तो कैसा हो जाएगा, अब आ जाएगा ये ऐसे ऐसे ऐसे, एरिया वेक्टर इधर चला जाएगा, 60 डिग्री एंगल आ जाएगा, ठीक। तो आ जाएगा b इक्वल टू, तो आ गया था म्यू नॉट बाय 2 आई ओवर 2√2 आर, ये आ गया था, इनटू फ्लक्स लिखो बी ए कॉस 60, फ्लक्स आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 4√2 आई ओवर आर इंटू ए स्क्वायर इंटू 1/2, तो एक 1/2 बस एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। सब बाकी सब कुछ वही है। तो m इज इक्वल टू होता है 5 ओवर आई, तो आई तो दिखेगा नहीं उसमें, म्यू नॉट ए स्क्वायर ओवर 8√2
आर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, ये कर सकते हो। ठीक है, ये कर लेना ऐसे। अब उसके बाद अगर मैं इसको हटाऊं और फिर पूछा गया सोलेनॉइड कोएक्सियली, मान लो मेरे पास एक ये सोलेनॉइड है, इसी के अंदर एक और सोलेनॉइड रखेंगे, वो बिल्कुल कॉमन एक्सेस रहेगा दोनों का ना। दोनों की लेंथ बराबर होगी, रेडियस बस अलग अलग लेंगे और उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक बात को समझो कि एक और कॉइल रख दी इसी में, लाइक दिस, नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग हो जाएंगे, लेंथ मान लो L, बड़ी वाली पहली, दूसरी है छोटी वाली। ठीक है, अब इसमें करंट, किसी एक में करंट फ्लो करा लो, बड़े वाले में करा लिया, तो बड़े वाले में कराया तो कितना आया मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट N1I। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो पहले वाले के कारण लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इसमें मान लो यहाँ लिख देता हूँ पहला दूसरा, लेंथ बराबर नंबर ऑफ टर्न्स N1 N2, रेडियस R1 R2, एरिया A1 A2। ठीक, एरिया ठीक है। अब इस बात को और समझो, देखो V1 आ गया, अब दूसरे वाले से एसोसिएटेड फ्लक्स लिखेंगे, वो क्या होगा V1 इंटू उसका एरिया A2, तो φ2 इक्वल्स टू म्यू नॉट N1I इंटू A2, एक से एसोसिएटेड आया, दिस इज ड्यू टू वन लूप। टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसको डैश में मान लो φ2 इक्वल्स टू φ2 डैश इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो φ2 कितना आ जाएगा म्यू नॉट N1I इंटू A2 इंटू N2 इंटू L, तो φ2 म्यू नॉट N1 N2, डायरेक्ट लिख दूँ M, करंट से डिवाइड करना है, करंट इधर ले लो, म्यू नॉट N1 N2 A2 इंटू L, ये M आ जाएगा। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में M है, इसको भी याद रखोगे। ठीक है, एक में करंट फ्लो कराओ, दूसरे से एसोसिएटेड फ्लक्स लिख लो, टोटल फ्लक्स लिखना होता है, तो ये आ जाएगा। ये भी पूछा गया है। अब थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, मान लो इसमें पूछा गया था, ये भी पूछा गया और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मान लो ये एक इनफाइनाइट वायर रख दिया और ये एक लूप रख दिया, मान लो D डिस्टेंस पे L लेंथ का। ठीक है, अब कहा इनके बीच में M बताओ, तो इनके बीच में M, तो करंट हम समझदारी से मानेंगे, करंट किस में मानो, इसमें मानोगे तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स नहीं लिख सकते, इसलिए इसमें मानो करंट। अब इस करंट के कारण यहाँ फ्लक्स लिखो, तो तुमको तो पता है फ्लक्स लिखने का तरीका तो हमने पहले ही सीख लिया। ठीक है, तो x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट मानेंगे dx विथ का, और उससे एसोसिएटेड सबसे पहले लिखेंगे, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखो, मैग्नेटिक फील्ड कितना आया म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I ओवर x, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर के कारण है। अब फ्लक्स लिखो म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I ओवर x इंटू एरिया कितना L dx। ठीक है, ये d फाई छोटा फ्लक्स आया,
अब डी फाई को करो इंटीग्रेट तो मिलेगा टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स कितना आएगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2i ओवर एक्स एल, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, एक्स की वैल्यू डी से लेके डी प्लस एल तक, डी से लेके डी प्लस एल तक। तो फ्लक्स डिवाइडेड बाय आई, यही तो एम होगा, तो फ्लक्स डिवाइडेड बाय आई कितना आ गया, म्यू नॉट ओवर 4 पाई कांस्टेंट बाहर और 2 भी बाहर, एल भी बाहर, इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स डी एक्स, लिमिट्स डी से लेके डी प्लस एल। इंटीग्रेट करना सबको आता है, इंटीग्रेट करोगे तो एम आ जाएगा। ठीक है, तो फ्लक्स लिखना आता है, फ्लक्स पहले लिखवाया है मैंने, पहले वाली क्लासेस में बता रखा है फ्लक्स कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो आसानी से इन दोनों के बीच में एम लिख सकते हैं। ठीक है, देखो अगर तुम्हें दोनों कॉइल के सेल्फ इंडक्टेंस दिए जाएं, ठीक है, मान लो एक कॉइल ये है कपलिंग, मान लो एक कॉइल ये है और एक इसके अंदर एक और है। ठीक है, तो अगर मान लो L1 L2 सेल्फ इंडक्टेंस है दोनों कॉइल के, M मान लो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो M इज टू होता है K रूट L1 L2। इसको याद कर लो, अगर कोएक्सियली रखे गए एकदम कोएक्सियली तो K इज टू होगा 1, तो M इज टू आएगा रूट में L1 L2। ठीक है, पहला केस। दूसरा केस, अगर मान लो एक को ऐसे रखा और दूसरे को ऐसे रखा, तो इस केस में K इक्वल टू हो जाएगा 0, तो इनके बीच में कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं होगा। क्यों? इसका फ्लक्स इससे लिंक नहीं होगा, इसका फ्लक्स इससे लिंक होगा 0, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस 0 आना चाहिए। तो K इक्वल टू कपलिंग है ये, K इज द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अलग अलग केसेस में K की वैल्यू अलग अलग होगी, तो M अलग अलग आएगा, L तो चेंज होंगे नहीं, उनके अपने सेल्फ इंडक्टेंस तो जो भी है उसका शेप उस हिसाब से वही रहेंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में कपलिंग K अलग अलग होगी। यहाँ K मैक्सिमम होगा, सारा फ्लक्स इसका इससे लिंक हो जाएगा, इसमें कोई फ्लक्स इससे लिंक नहीं होगा, ऐसे वाला फ्लक्स होगा और इन सब का एरिया वेक्टर ऐसे होगा, तो 90 डिग्री का केस बनेगा। फ्लक्स तो ऐसे ही होगा अलोंग दिस, तो फ्लक्स ऐसे होगा। ठीक है, तो अगर ऐसे परपेंडिकुलर रख दिए जाएं तो उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, 0 होगा, 0। ठीक है, अगर मान लो एक को ऐसे रख लो और दूसरे को थोड़ा दूर रख लो, तो इसका फ्लक्स इससे लिंक कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पे K ग्रेटर देन 0 बट लेस देन होगा 1। ठीक है, तो फॉर्मूला होगा म्यूचुअल इंडक्शन का इनके बीच में K रूट L1 L2, K की जो भी वैल्यू होगी एंड K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, और D है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस ज़्यादा उतना कपलिंग कोफिशिएंट कम, उतना उन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन कम होगा। K की वैल्यू 0.5 हो सकती है, 0.25 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इससे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये फॉर्मूला भी याद रखना, M इज इक्वल टू K रूट L1 L2, M कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड दिस इज L1 L2 सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ बोथ कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंसेस। ठीक है, अगर मान लो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल, इंडक्टर कॉइल के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, मान लो दो कॉइल सीरीज में लगाई, ठीक है, जैसे कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन निकालते थे, रजिस्टर का निकालते थे, ऐसे ही इंडक्टर का भी निकलेगा।
मान लो ये दो इंडक्टर हैं, पैरेलल में लगा दिए, L1 L2 L1 L2। तो देखो अगर तुम यहाँ पे E लगाओ तो इसमें वोल्टेज E1 जाएगा, E2 जाएगा, तो E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2, और ये क्या होगा, L इक्विवेलेंट L डी आई ओवर डी टी इज इक्वल्स टू L डी आई ओवर डी टी प्लस L डी आई ओवर डी टी। लेकिन E1 मतलब इसका वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज याद कर लो, E इज इक्वल्स टू L डी आई ओवर डी टी। सेल्फ इंडक्टेंस में सीखा था, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज L डी आई ओवर डी टी, ठीक है। तो इसमें अगर करंट चेंज हो रहा है, धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है डी आई ओवर डी टी, तो इसका वोल्टेज आएगा L डी आई ओवर डी टी, L1 आएगा, इसका L2 आएगा, और टोटल दोनों को मिला के एक बनाया जाए तो उसका L इक्विवेलेंट, तो यहाँ से L इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 आ जाता है, ठीक है। यहाँ देखो अगर यहाँ पे तुम E लगाओ तो देखो इसमें जाएगा I1 करंट, इसमें जाएगा I2 करंट, और यहाँ से आएगा I करंट, तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ठीक है। तो यहाँ डी आई ओवर डी टी डिफ्रेंशिएट कर लो, डी आई वन ओवर डी टी प्लस डी आई टू ओवर डी टी। अब सबको पता है E इज इक्वल्स टू क्या होता है, L डी आई ओवर डी टी, ठीक है। तो इसका वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज तो बराबर है, तो E ओवर L1 इज इक्वल्स टू डी आई वन ओवर डी टी होगा, E ओवर L2 डी आई टू ओवर डी टी होगा, ठीक है। और ये होगा E ओवर L इज इक्वल्स टू E ओवर L1 प्लस E ओवर L2। वोल्टेज तो पैरेलल में सब बराबर कट जाएगा, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला जो रजिस्टर में याद किया वो बिल्कुल वैसे ही हैं जो रजिस्टर में थे, ठीक है, सीरीज़ और पैरेलल में, ठीक है। तो इनका सीरीज़ पैरेलल में यूज़ करेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सीरीज़ में वोल्टेज बराबर E1 प्लस E2, E के बराबर टोटल इनका L मानो, और डी आई ओवर डी टी, इसका L1 डी आई ओवर डी टी, L2 डी आई ओवर डी टी, उसमें करंट की इक्वेशन लिखो, डिफ्रेंशिएट करो और वो वैल्यू पुट कर दो यहाँ, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। और देखो अगर मान लो तुमको ऐसे करके दिया कहानी थोड़ी सी, मान लो 5 ओम, 15 ओम, 10 वोल्ट, और ये L इज इक्वल्स टू 2 हेनरी, और यहाँ पे I इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर, ठीक है। और ये है कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट। तो कहा A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखो, तुम्हें निकालना है VA माइनस VB। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ही बार में सीख लो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का क्वेश्चन है। देखो यहाँ से शुरू करो, VA आगे बढ़ो, ये दोनों तो एक ही लाइन में सीरीज में 20 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी हो, ये हमने इलेक्ट्रिसिटी में सीखा है। तो 15 और 5 20 इकट्ठा कर लो, अलग अलग हैं तो भी, ठीक है। VA माइनस का I और R हो गया 20, फिर आगे बढ़ो, प्लस का L डी आई ओवर डी टी होता है वोल्टेज इसका, और ये प्लस का 10 कहाँ पहुँचे, पॉइंट बी पर, ये डी आई ओवर डी टी 0, तो ये पूरा 0, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस का 100 और प्लस का 90 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में इफ डी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू 2 एम्पियर पर सेकेंड और बढ़ रहा है करंट, ठीक है। क्वेश्चन यही है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया। इसमें डी आई ओवर, इसमें करंट कैसा था, कांस्टेंट, लेकिन करंट चेंज भी हो सकता है, मान लो करंट उतना ही है लेकिन इस रेट से चेंज हो रहा है।
तो आगे बढ़ो, वी ए वहीं से माइनस का 5 × 20, इसमें केवल चेंज आएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। और इसमें बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो ये अपोजिट देना शुरू करेगा। अपोजिट का मतलब माइनस। यहाँ मैं इसी को उल्टा कर दे रहा हूँ, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में देगा, ठीक है। माइनस एल कितना 2 di/dt कितना 2, बाकी प्लस का 10 पॉइंट बी पर पहुँच गए। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू माइनस का 100, तो माइनस का बचा 90 और माइनस का 90 तो 94 हो जाएगा, 94 प्लस का, ठीक है। ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ di/dt को मैं मान लेता हूँ 2 एम्पियर पर सेकेंड, लेकिन इस बार कम हो रहा है करंट। ये एरो नीचे बनाने का मतलब कम हो रहा है करंट, ठीक है। तो इसमें फिर करंट सपोर्टिंग बनेगा इसका वोल्टेज, ठीक है, करंट के लिए सपोर्ट करेगा। तो इसमें कुछ नहीं है, सब कुछ वही रहेगा। वी ए ये ऐसे ही रहेगा, माइनस का 5 × 20, माइनस का 5 × 20, ये माइनस था, यही बस प्लस हो जाएगा क्योंकि सपोर्टिव आएगा। सेम करंट ऐसे आ रहा है, ये भी ऐसे ही जाएगा, प्लस का 2 × 2, बाकी सब कुछ वैसे ही है और कुछ नहीं बदला है। तो वी ए माइनस वी बी भाई माइनस का 100 और प्लस का 10, तो माइनस का 90 और माइनस का 90 में से प्लस का 4 गया तो माइनस का 86, तो प्लस का आ जाएगा 86। अंतर देखो बहुत ध्यान से, इससे ज़्यादा कोई केस हो नहीं सकता। या di/dt 0 होगा ऐसा होगा, या फिर di/dt बढ़ रहा होगा तो ऐसा होगा, और कम हो रहा होगा तो ऐसा होगा। ये अंतर नोट करना बस, या तो 0 आएगा या माइनस आएगा या प्लस आएगा। कब प्लस आए, कब माइनस आए, कब 0 आएगा वो भी बता दिया, ठीक है। मिटा दें। जितनी बैटरी है किरचॉफ वोल्टेज लॉ में साइन कन्वेंशन सिखाएं, रजिस्टर बैटरी के वही रहेंगे। इंडक्टर का नया आया है वो तुमको पता चल गया। और देखो अगर मैं तुमसे कहूँ एनर्जी अक्रॉस इंडक्टर, ये याद कर लो। जैसे हाफ CV² वहाँ होती थी, यहाँ हाफ LI² आएगी। कैपेसिटर वाली याद करो, हाफ CV², C की जगह L, V की जगह I, हाफ CV², ठीक है। तो हाफ LI² कैसे आएगा, देखो इंडक्टर कॉइल ली और उसमें तुमने एक वोल्टेज V लगा दिया और तुमने उसको की को प्रेस किया तो करंट यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेट एनी टाइम करंट इज इक्वल्स टू स्मॉल आई, मैक्सिमम करंट इसमें डेवलप होगा कैपिटल आई, ठीक है। अब देखो इतना करंट मान लो 10 एम्पियर का मेंटेन होगा मैक्सिमम, तो करंट पहले 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे होगा। तो इंटरमीडिएट कोई करंट मान लो 3 एम्पियर है, तो 3 के बाद 4, 5 ऐसे होगा। लेकिन सोर्स को कुछ वर्क डन करना होगा ये एनर्जी को मेंटेन कराने में, ठीक है। तो देखो अगर मैं तुमसे कहूँ E=L, किसी भी टाइम पे जो वोल्टेज इसमें डेवलप होगा, किसी भी टाइम पे इसमें वोल्टेज कितना डेवलप होगा, स्मॉल e, ठीक है। तो अगर देखें तो यहाँ पे आएगा पावर इज होता है V × I किसी भी समय, और पावर होता है रेट ऑफ वर्क डन इज E × I हो जाएगा। किसी टाइम पे वोल्टेज E है उस समय करंट I है, तो वोल्टेज ये होगा, ठीक है। तो मैं इसको रख देता हूँ, दिस इज L di/dt × I, ठीक है। तो ये dW सोर्स ने वर्क डन किया dt टाइम में, dt से dt कट गया, तो dW इज क्या आया LI di। अब टोटल वर्क डन इंटीग्रेट करके आएगा एंड दैट वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी। तो L बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, I का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा di के रिस्पेक्ट में I²/2। लिमिट्स कितनी, कहाँ तक करंट पहुँचाना है, कैपिटल I तक।
तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो इसमें स्टोर होगी ½ L I², ठीक है, ½ L I², इतना उसके अंदर एनर्जी डेवलप होगी। तो इंडक्टर की एनर्जी ½ L I² याद कर लो, बिल्कुल ½ L I²। अगर एनर्जी डेंसिटी की बात करें, एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो देखो एनर्जी कितनी कॉइल में, ½ L I² और वॉल्यूम उस कॉइल का लाइक सोलेनॉइड, ठीक है। तो सोलेनॉइड का वॉल्यूम कितना होगा? उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और उसकी लेंथ, तो हाफ और L हमने लिखवाया है सोलेनॉइड का, वो क्या होता है μ0। एक काम कर लो, μ0 n² A × L लिखवाया है, और I क्या होगा, इधर थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं, ठीक है। बस दो चीज़ें, L मैंने कॉइल के लिए लिखवाया है, L की वैल्यू कॉइल के लिए कितनी होती है, इसे मिटा दूँ। L की वैल्यू कॉइल के लिए कितनी होती है? L की वैल्यू होती है μ0 n² A × L, ठीक है, सोलेनॉइड के लिए। B = क्या होता है, μ0 n I, तो I = क्या आ जाएगा, B/μ0 n। तो ये I रख दो और ये L रख दो, सीधे एनर्जी डेंसिटी आएगी। तो देखो ½ L की वैल्यू μ0 n² A × L और I की वैल्यू B² μ0² n², ठीक है। और नीचे वॉल्यूम था A × L सोलेनॉइड का, A × L से A × L कट जाएगा, μ0 से एक μ0 कट जाएगा, n² से n², ½ B²/μ0 आएगी एनर्जी डेंसिटी। इसको याद कर लो, हाफ, ठीक है। कैसे आएगा वो भी बता दिया, ½ Li² एनर्जी है, ½ B² डिवाइडेड बाय μ0 एनर्जी डेंसिटी है उस कॉइल के अंदर, किसी भी कॉइल कोई सोलेनॉइड के लिए। अब इसको यहीं पे फिनिश करते हैं, बाकी मिलेंगे कल और इनसे रिलेटेड करेंगे कुछ आगे के क्वेश्चन, ठीक है। ओके बाय।